नमस्कार। विज्ञान शिक्षण में मैं सृष्टि काला, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं भाग 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा के विषय रहेंगे निलंबन क्या है, कोलॉइडल विलयन क्या है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और शुद्ध पदार्थ के प्रकार। निलंबन क्या है? हमने पिछले भाग में देखा था कि हम मिश्रण को दो भागों में बांट सकते हैं, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। हमने ये भी देखा था कि विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, जिसमें सभी घटक आपस में मिले हुए रहते हैं और आंखों से अलग अलग नहीं दिखाई देते। निलंबन यानी कि सस्पेंशन, यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ मिश्रण में घुलते नहीं हैं, परंतु माध्यम की समष्टि में ही निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। आइए अब निलंबन के गुण धर्मों के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने देखा कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। ध्यान रहे, विलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, यानी कि इसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब हम किसी निलंबन को शांत छोड़ देते हैं, तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक गिलास में पानी लेंगे और इसमें हम मिट्टी डाल देते हैं, तो आप देखेंगे कि पानी में मिट्टी के कण निलंबित होंगे। पानी में मिट्टी के कण निलंबित हुए रहेंगे। आप इन्हें कितना भी घोलने की कोशिश कीजिए, मिट्टी पानी में नहीं घुलेगी और आपको मिट्टी के कण पानी में दिखाई देंगे। यदि आप इसे थोड़ी देर तक छेड़े नहीं, तो आप पाएंगे कि कुछ समय बाद मिट्टी के कण नीचे इकट्ठा हो जाएंगे और पानी ऊपर तैरता नजर आएगा। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब हम किसी निलंबन को शांत छोड़ देते हैं, तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। अगला, छानन विधि यानी कि फिल्टर करने के द्वारा हम इन कणों को मिश्रण से पृथक कर सकते हैं। यानी कि किसी भी छानन विधि के द्वारा, चाहे हम छन्नी का प्रयोग करें, चाहे हम फिल्टर पेपर का प्रयोग करें, इन विधियों के द्वारा हम इन कणों को अलग कर सकते हैं। मिट्टी के कणों को भी पानी से अलग किया जा सकता है छानन विधि द्वारा। आइए अब देखते हैं कि कोलॉइडल विलयन क्या होता है। कोलॉइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। कोलॉइड के कण विलयन में समान रूप से घुले हुए रहते हैं। निलंबन की अपेक्षा इन कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, इसलिए कोलॉइड एक समांगी मिश्रण की तरह प्रतीत होता है, जबकि असल में यह विषमांगी मिश्रण है। इसका उदाहरण है दूध। कोलॉइडल कण इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते, परंतु ये फिर भी प्रकाश के कणों को फैला देते हैं। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसका नाम टिंडल प्रभाव इसीलिए है क्योंकि इसे
टिंडल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो आखिर ये टिंडल प्रभाव होता क्या है? हम यहाँ पर ये चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में हमने दो मिश्रण लिए हैं, ए और बी। ए मिश्रण हम किसी भी प्रकार का समांगी मिश्रण मान सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक विलयन है। पानी में अगर हम कॉपर सल्फेट मिला दें तो एक विलयन तैयार होता है। तो हम मान लेते हैं कि जो ए है वो पानी और कॉपर सल्फेट का एक विलयन है। जबकि जो चित्र बी है उसमें हमने एक कोलॉइड को लिया है। कोलॉइड यानी कि विषमांगी मिश्रण, और इसके लिए हम पानी में दूध ले सकते हैं, दूध और पानी का मिश्रण। तो ये बन गया एक कोलॉइड। जब हम एक टॉर्च के माध्यम से प्रकाश की किरणें इन दोनों मिश्रणों पर डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मिश्रण ए में प्रकाश की किरणें नहीं दिखाई देती, जबकि मिश्रण बी में हमें प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता हुआ दिखाई देता है। यही है टिंडल प्रभाव, जिसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी विलयन प्रकाश के मार्ग को दृष्टिगोचर नहीं करता, जबकि कोलॉइड प्रकाश के मार्ग को दृष्टिगोचर करता है। इसका एक और उदाहरण हम एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब देख सकते हैं। जब हम किसी अंधेरे कमरे में बैठते हैं और अगर उस कमरे में एक छोटा सा छेद है तो हमें वहां से प्रकाश की किरणें आती हुई दिखाई देती है। ये भी टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण है। ये कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी समांगी मिश्रण अर्थात विलयन टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता, और कोई भी विषमांगी मिश्रण जैसे निलंबन और कोलॉइड टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। आइए अब कोलॉइड के गुणधर्म की चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने देखा, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलॉइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते। जैसे कि अगर हम पानी में दूध मिला दें तो हम दूध के कणों को पानी से अलग नहीं देख सकते हैं। ये आपस में आसानी से मिलते हुए प्रतीत होते हैं, और ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, यानी कि टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। यानी कि इतना छोटा आकार है इनके कणों का कि हम इन्हें आंखों से तो अलग नहीं देख सकते, परंतु इतने बड़े जरूर होते हैं कि टिंडल प्रभाव को दर्शा दें। जब हम इनको शांत छोड़ देते हैं तब ये कण तल पर नहीं बैठते। निलंबन में हमने देखा था कि जब हमने कणों को शांत छोड़ दिया था, मिश्रण को शांत छोड़ दिया था, तो कण नीचे बैठ गए थे, परंतु कोलॉइड में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोलॉइड स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। आप छानकर या फिल्टर पेपर के माध्यम से इनके कणों को अलग अलग नहीं कर सकते, किंतु एक विशेष विधि है जिसे हम अपकेंद्रीकरण या सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम से जानते हैं। इस विधि द्वारा हम इसके कणों को पृथक कर सकते हैं, और इस विधि के बारे में आप बड़ी कक्षा में और विस्तार से पढ़ेंगे। कोलॉइड दो तरीके के घटकों से बना हुआ होता है। पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था,
जिसे हम डिस्पर्स्ड फेज भी कहते हैं। और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम, यानी कि डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड मीडियम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिलकर एक कोलॉइड का निर्माण होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था विलेय पदार्थ की तरह का घटक है जो कि कोलॉइड रूप में रहता है, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण निलंबित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलॉइड को परिक्षेपण माध्यम की अवस्था यानी कि ठोस, द्रव या गैस और परिक्षिप्त प्रावस्था की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इस सारणी में हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है, परिक्षेपण माध्यम गैस है, तो इस प्रकार के कोलॉइड को हम एरोसोल कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे कि कोहरा, बादल और कुहासा। यानी कि आप सभी ने कोहरा तो देखा ही होगा। कोहरा एक प्रकार का कोलॉइड है जिसमें परिक्षेपण माध्यम तो गैस है और द्रव यानी कि लिक्विड यह परिक्षिप्त अवस्था में मौजूद है। तो हम द्रव को यहाँ पर विलेय की तरह देख सकते हैं। दूसरे उदाहरण में परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम गैस है। इस प्रकार को भी हम एरोसोल कहते हैं। यानी कि जब परिक्षेपण माध्यम गैस होगा, उसमें अगर परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव या ठोस हुई तो इस प्रकार के कोलॉइड को हम एरोसोल कहते हैं। इसके उदाहरण है धुआं और स्वचालित वाहनों का निथार। यानी कि वाहनों में से जो भी धुआं निकलता है उसमें गैस और ठोस का मिश्रण होता है और यह एक प्रकार का कोलॉइड है। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हुई और परिक्षेपण माध्यम द्रव हुआ तो ये बनाता है फोम, जैसे कि शेविंग क्रीम। वैसे ही अगर परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है तो ऐसे कोलॉइड को हम कहेंगे इमल्शन, जैसे कि दूध, फेस क्रीम। अब आपको पता चल गया कि दूध किस प्रकार का कोलॉइड है। दूध एक इमल्शन है। परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव, इसे हम कहते हैं सोल, जिसके उदाहरण है मैग्नीशिया मिल्क और कीचड़। इसमें आपको द्रव में ठोस पदार्थ मिलेंगे, इसीलिए इसे हम कहते हैं सोल। अगला, यदि परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है तो ये बनाता है फोम। फोम के उदाहरण हैं जैसे रबड़, स्पंज और प्यूमिस। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस है तो इसे हम जेल कहते हैं। आपने देखा होगा जेली, पनीर और मक्खन, ये सारे के सारे कोलॉइड हैं। अंत में यदि परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस हुआ तो ऐसे कोलॉइड को हम ठोस सोल कहते हैं। इसमें रंगीन पत्थर और दूधिया कांच आ जाते हैं। आइए अब जानते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ऐसे गुण जिनका अवलोकन हम कर सकते हैं जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, गलनांक, क्वथनांक, ये सारे के सारे गुण
किसी पदार्थ के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाए जाते हैं। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण भी एक प्रकार का भौतिक गुण है। भले ही बर्फ, जल और भाप बाहर से देखने में अलग अलग दिखाई देते हैं, इनकी अवस्था अलग अलग होती है। बर्फ ठोस है, जल द्रव है और भाप गैस है, परंतु फिर भी इनका रासायनिक गुण एक समान होता है। ऐसे परिवर्तन को, जिसमें सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन आए, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। जब परिवर्तन से किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन या फिर केमिकल चेंज कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जलते वक्त एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है और रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है। आप सभी ने अपने घरों में मोमबत्ती को जलते हुए जरूर देखा होगा। एक मोमबत्ती का जलना परिवर्तन तो है, परंतु क्या ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि जब कोई भी चीज जलती है तो वह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि जलते वक्त कोई भी पदार्थ हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, जिसे हम अक्सर राख के रूप में देखते हैं। तो मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन हुआ, परंतु इसमें हम एक भौतिक परिवर्तन भी देख सकते हैं। मोमबत्ती की बत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन होता है, परंतु बत्ती के जलने के साथ साथ मोम भी पिघलता है, अर्थात मोम अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रहा है। और यही तो भौतिक परिवर्तन था। जब केवल बाहरी अवस्था बदले तो भौतिक परिवर्तन होता है। चाहे ठोस में देख लीजिए, चाहे द्रव में देख लीजिए, मोम तो मोम ही रहेगा, केवल उसकी बाहरी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि मोमबत्ती का जलना दोनों प्रकार के परिवर्तनों को, यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, दोनों को ही दर्शाता है। आइए अब जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ के कितने प्रकार हैं। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पहला तत्व यानी कि एलिमेंट और दूसरा यौगिक यानी कि कंपाउंड। आइए अब एक एक करके तत्व और यौगिक के बारे में जानते हैं। तत्व यानी कि एलिमेंट पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा और छोटे रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है, जैसे कि सोना, चांदी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन इत्यादि। तत्व को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। आइए सबसे पहले धातुओं के बारे में जानते हैं। धातु यानी कि मेटल के गुण कुछ इस प्रकार होते हैं। सबसे पहला, धातुएं अक्सर चमकीली यानी कि शाइनी होती हैं। ये ताप यानी कि टेम्परेचर और विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की सुचालक होती है। सुचालक अर्थात गुड कंडक्टर्स। तो हम कह सकते हैं कि सभी धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं।
ये तन्य यानी कि डक्टाइल होती है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। आपने अपने घरों में कॉपर की तारें देखी होंगी। कॉपर एक मेटल है और यही गुण दिखाता है। ये आघातवर्ध्य यानी कि मैलिएबल होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि इनको पीट पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। आपने अपने आसपास लोहे की चादरें जरूर देखी होंगी। लोहा एक प्रकार का धातु है, एक प्रकार का मेटल है और लोहा ये गुण को लोहा इस गुण को दर्शाता है। इसके अलावा ये प्रतिध्वनिपूर्ण यानी कि सोनोरस। सोनोरस का अर्थ हुआ कि इनको अगर हम बजाएंगे तो इसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि साउंड निकलती है, आवाज निकलती है। तो ये सारे गुण धातुओं के होते हैं। अगर हम धातुओं के उदाहरण की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम और ऐसी कई धातुएं शामिल हैं। धातु अक्सर कठोर होती हैं, लेकिन एक धातु है जिसे हम पारा कहते हैं। वह कमरे के तापमान पर भी द्रव होती है और यही कारण है कि हम पारा को थर्मामीटर में उपयोग करते हैं। अब देखते हैं अधातुएं क्या होती हैं। अधातु यानी कि नॉन मेटल, इनके गुण धातुओं से एकदम विपरीत होते हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर होते हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धक नहीं होती। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोयला, ब्रोमीन, क्लोरीन और आदि, ये सभी अधातुएं हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, यानी कि उनमें कुछ गुण धातु के होंगे और कुछ अधातुओं के होंगे। ऐसे तत्वों को हम उपधातु यानी कि मेटलॉइड कहते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। आइए यह भी जानें, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है, जिनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं, यानी कि वे प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि शेष मानव निर्मित है, यानी कि उन्हें मनुष्य ने निर्मित किया है। इनमें से अधिकतर तत्व ठोस हैं, परंतु 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर गैस हैं। 2 तत्व पारा, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, और ब्रोमीन, ये दोनों तत्व कमरे के तापमान पर द्रव हैं। और अंत में 2 तत्व गैलियम और सीजियम, यह तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, यानी कि ये कमरे के तापमान पर तो ठोस रहते हैं, परंतु थोड़ा सा तापमान बढ़ाने पर ये द्रव में बदल जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि एक यौगिक क्या होता है। यौगिक यानी कि कंपाउंड वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात के रासायनिक तौर पर संयोजन से बना हुआ होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो हमने देखा कि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना है और मिश्रण भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर ही बनता है। तो मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है? सबसे पहले मिश्रण, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। जब भी हम कोई मिश्रण बनाते हैं तो उसमें हम किसी तत्व और किसी यौगिक को, जो कि एक से अधिक हो सकता है, उन्हें मिलाते हैं।
परंतु इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। वहीं तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी कि जब दो तत्व आपस में क्रिया करेंगे तो वे एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, यानी कि एक मिश्रण को हम आसानी से घटा बढ़ा सकते हैं, उसके संगठन में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन यौगिक का संगठन सदैव स्थायी होता है। अभी हमने बात की थी यौगिक के उदाहरण में, हमने जल को देखा था। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। H2O एक प्रकार का यौगिक है और इसका संगठन हमेशा स्थायी रहेगा, यानी कि जल हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर ही बनेगा। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन से मिलकर, यानी कि कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, दोनों के निश्चित अनुपात 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के मिलने पर हमें एक नया पदार्थ मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हमने एक यौगिक कहा है और इसका संगठन सदैव स्थायी रहेगा। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, यानी कि जिन भी पदार्थों को मिलाकर हमने एक मिश्रण तैयार किया है, उस मिश्रण में उन सभी पदार्थों के गुणधर्म हमें नजर आएंगे। परंतु एक यौगिक नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, यानी कि जब एक यौगिक का निर्माण होता है तो एक नया पदार्थ बनता है जिसके गुणधर्म उसके तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं। जिन तत्वों से मिलकर वह यौगिक बना है उनके गुणधर्म अलग होंगे और यौगिक के गुणधर्म अलग होंगे। यानी कि अगर हम H2O की बात करें तो हाइड्रोजन के गुणधर्म अलग हैं, ऑक्सीजन के गुणधर्म अलग हैं। लेकिन जब इससे नया यौगिक बना जो कि है H2O, इसके गुणधर्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से ही अलग होंगे। अंत में घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। किसी मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा हम आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन वहीं एक यौगिक के अगर हमें घटकों को अलग अलग करना है तो उसके लिए हम केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया ही अपना सकते हैं। हम इन्हें भौतिक रूप से अलग नहीं कर सकते। आइए अब हमने कक्षा में जो भी पढ़ा उसका मूल्यांकन करते हैं। निलंबन और कोलॉइडल क्या होते हैं? निलंबन और कोलॉइड दोनों ही एक प्रकार के विषमांगी मिश्रण हैं, जहां निलंबन में कण माध्यम की समष्टि में ही निलंबित रहते हैं, वहीं कोलॉइड में कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और इन्हें हम अलग अलग नहीं देख पाते। निलंबन और कोलॉइड दोनों ही टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है? किसी भी परिवर्तन में यदि केवल भौतिक अवस्था में यानी कि बाहरी रूप से कोई परिवर्तन आ रहा है तो वो एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। परंतु यदि रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन हो रहा है तो वह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। धातु, अधातु और उपधातु में क्या अंतर है? हमने देखा कि धातुएं चमकीली होती हैं, ये तन्यपूर्ण होती है, आघातवर्ध्य होती हैं और कठोर होती हैं। वहीं अधातुओं में इनमें से कोई भी गुण नहीं होता है। धातु विद्युत और ताप की सुचालक है और अधातु विद्युत और ताप की कुचालक है। वहीं कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु या मेटलॉइड कहते हैं। आज की कक्षा में हमने चर्चा की निलंबन क्या है,
कोलॉइडल विलयन क्या है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, और शुद्ध पदार्थों के प्रकार। आज की कक्षा से संबंधित कुछ गृह कार्य आप सभी को देते हैं। आपको अपने आसपास मौजूद पदार्थों को देखना है और इनमें से धातु और अधातुओं को अलग-अलग करना है। इसके अलावा आप अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखिए और उनकी सूची तैयार कीजिए और इन्हें और इन परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में विभाजित करने का प्रयत्न कीजिए। आशा करती हूँ आज जिन बिंदुओं पर भी हमने चर्चा की है, आप उन्हें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।